नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं आजकल विद मोहतशिम तरीन। नाज़रीन पाकिस्तान की सियासत और इसके साथ साथ जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं इनकी सियासत में एक चीज़ मुश्तरक है, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें सब में एक सियासत की एक कदर मुश्तरक होती है। वो लोग नज़रियात की सियासत करते हैं और हम मफादात की सियासत करते हैं। और हम आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई नई चीज़, नई स्टोरी, नया ड्रामा हम क्रिएट करते रहते हैं अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम नज़रियात की सियासत नहीं करते। नज़रियात की सियासत करते होते तो फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी काफ लीग के साथ कभी इल्हाक ना कर सकती थी। इसी तरीके से अगर हम नज़रियात की सियासत करें तो पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक प्लेटफार्म पे नहीं बैठ सकते। अगर हम नज़रियात की बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM के साथ और काफ लीग के साथ अलाइंस नहीं कर सकती। अगर हम नज़रियात की बात करें तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ANP के साथ अलाइंस नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली वो नज़रियात हैं जिनको हम कहते तो नज़रियात हैं, लेकिन ये एक्चुअल मफादात हैं, और मफादात के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अभी ये हालिया एक कल बल्कि एक इशू चला जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज जो हैं राना शमीम साहब, उन्होंने लंदन में एक बयान हल्फी अपना रिकॉर्ड करवाया, और वो एक मीडिया ग्रुप के उन्होंने सीनियर सहाफ़ी हैं उनको वो इनायत कर दिया। उन्होंने ये कल स्टोरी ब्रेक कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया। आज उसकी हियरिंग थी, उस पर उन्होंने सबको शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं, और उसमें जो अतर मिनल्ला साहब हैं जस्टिस साहब, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये 2018 का वाक़या है, और 2021 में जाके वो जो जज साहब हैं राना शमीम साहब वो अब इसको बयान हल्फी दे रहे हैं। वो 3 साल वो क्यों नहीं बोले? एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस पे सारी चीज़ें डिस्कस होती गई। स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, एफिडेविट कैसे हुआ, पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, ये किसी जगह पे भी हो सकता था, लंदन में ही क्यों जाके एफिडेविट दिया गया? और फिर कोइंसिडेंट ये था कि जो वो नोटरी पब्लिक्स हैं जो वो उसको नोटराइज किया गया है, वो भी वही पर्सन है जो मियाँ साहब की पहले रिपोर्ट्स जो थी मेडिकल रिपोर्ट्स को वो नोटराइज करता रहा है। तो ये भी कोइंसिडेंस है, वो लंदन गए हुए हैं, वहाँ से वो दे दिया है। एतजाज़ आसम जो बड़े सीनियर वकील हैं उन्होंने भी इस पे बारे में बड़े सीरियस कमेंट्स दिए हैं, इसके बारे में डाउट क्रिएट्स किए गए हैं। आज अदलिया ने भी इस पे जस्टिस साहब ने इस पे काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए हैं, जिस पे ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि ये एफिडेविट एक ड्रामा क्रिएट किया गया है, और कोई इसकी हकीकत नहीं है। इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्तान की सदर हैं मिस आयशा अब्दुल्ला। मैं आपको वेलकम करता हूँ मिस आयशा। और हमें ज्वाइन किया है मलिक गुलाम नबी खोकर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। मैं आप दोनों मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ जी। मिस आयशा अब्दुल्ला, ये एफिडेविट जी कल आया है जी राना शमीम साहब का। तो कल से तो सारी चीज़ें बहुत सारी क्लियर भी हो चुकी हैं। शोकाज नोटिस जारी हो चुका है दोनों फ्री कैन को, जिसमें राना शमीम साहब को भी और अंसार अब्बासी साहब को भी 7 दिन में जवाब देना है। 26 तक इसको प्रोसीडिंग को दोबारा शुरू किया जाएगा जी। तो क्या आपकी पार्टी के कमेंट्स हैं जी इस पर? शायद खान अब्बासी साहब ने तो बड़ा आज सीरियसली वो उस पर बोले हैं, और जावेद लतीफ़ साहब ने भी कहा है कि ये अभी तो स्टार्ट है जी, अभी कोई वीडियोस भी आनी है। तो ये एक किस तरफ लेके जा रहे हैं आप सियासत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बात यह है कि हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। हमने तो हमेशा पाकिस्तान की सलामती के ही फोकस रखा है, और पहले भी आप देख चुके हैं हमारे टेन्योर में जिस तरह की तरक्याती काम हुए और पाकिस्तान की खुशहाली को लेके गए, खुशहाली की तरफ लेके गए। अब बात यह है कि ये जो बात अगर करें जो राना शमीम साहब की है,
तो इसमें मैं ये मेरी पार्टी की तरफ से जो मेरे कमेंट्स हैं वो यही हैं कि देखिए राना शमीम साहब ने एक हक सच की बात मीडिया के सामने वो बयान हल्फी है, जिसमें अब उन्होंने हलफ दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आप साकिब निसार साहब को भी सामने ले आए। मैं इस बात को, और उनकी जो मरूमा बीवी थी उनके सामने ये सारी डिस्कशन हुई और वो इस बात को डिस्क्लोज कर रहे हैं। वो इसलिए इस टाइम डिस्क्लोज कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि आपका जो पॉइंट है वो ये है कि इस टाइम डिस्क्लोज क्यों किया गया, क्योंकि इस टाइम जो डिस्क्लोज करने की वजह है वो ये है कि पहले जो थे वो इदारे इतने आज़ाद नहीं थे। अब आप देख रहे हैं कि इदारों को ग्रेजुअली तो आज़ाद किया जा रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अपोजिशन जो है हमारी, अब हम उठ खड़े हुए हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है डिक्लाइन की तरफ, उसको जो है किसी न किसी तरह सपोर्ट किया जाए, उसको रोका जाए जो ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। क्योंकि हमारी मईशत को देखें, हमारे अगर आप देखें पाकिस्तान को इस टाइम कोई भी चीज जो है वो खुशहाली की तरफ नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ जो कि हम कहें कि इस टेन्योर में जो है पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कुछ किया गया है। इस टाइम महंगाई का सुनामी है, उसके अलावा कितने इश्यूज हैं। अगर देखा जाए तो हर बात में जो है ना कोई आपको इशू नजर आएगा। यहाँ पे कुछ भी प्रोग्रेस ऐसी नहीं की गई जिसके लिए हम कहें कि बाकी कोई काम किया गया है। अब अपोजिशन की ड्यूटी बनती है, अपोजिशन का ये हक बनता है, जो कि वो हम इंशाल्लाह अदा भी करेंगे, कि हमारी पाकिस्तान की सलामती पे अगर कोई बात आती है, क्योंकि देखिए इस टाइम पाकिस्तान की सलामती ही खतरे में है। आपको पता है इस टाइम जो है वो महंगाई कहाँ पे है, GDP हमारा कहाँ पे है, तो उसको रोकने के लिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें घुमाया है, फहराया है, हमें बातों में लगाए रखा है अवाम को, उनको जो है रोका जाए। और अब जो है वो इंशाल्लाह सब ने वन बाय वन करके सब सामने आएंगे, जिनमें से पहला केस जो ये राना शमीम साहब का आया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो राना शमीम साहब हैं, अगर हम इसको डिस्कस करें कि जी एक आम आदमी, अगर हम उसको सियासी वर्कर को कंसीडर कर लें या सियासी वर्कर को भी ना करें, तो कोई एक आम आदमी जिसको कानून की अलिफ बे का नहीं पता, ठीक, वो तो उसके सामने अगर ये चीज़ आए तो वो हैरान होता है, परेशान होता है और उसको कोई वे आउट नहीं मिलता कि मैंने जाना किधर है। तो ये राना शमीम साहब तो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं, इनको कानून का पता है और इनको इस वाक़ये की संगीनी का भी पता था कि जी जब उनके सामने वो कहते हैं कि जी मेरे सामने साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस हैं वो अपने रजिस्ट्रार को फ़ोन कर रहे थे कि जी फलां जज साहब को आप कहें कि जी ये नवाज शरीफ की इलेक्शन तक ज़मानत नहीं लेनी। और अब वो पता लग रहा है कि जी वो जज साहब जो जिनके बारे में कहा जा रहा है वो जज साहब उस बेंच का हिस्सा नहीं थे और उस वक्त पाकिस्तान में भी नहीं थे। तो आप हक सच कैसे इस बयान हल्फी को कह सकती हैं? सर मैं ये कह रही हूँ कि देखिए एक बंदा जो बयान हल्फी देने को तैयार है और फिर उनके पास वीडियोस भी है, उनके बेटे ने आज वहाँ पे ये बात साबित की है कि मैं ऐसी वीडियोस शो करूंगा अदालत के अंदर ताकि उससे जो है कोई किसी तरह की भी किसी इंसान के दिल में जो डाउट है वो खत्म कर दिया जाए। तो वो जैसे ही उनको परमिशन मिलेगी, आज तो वो वापस आए थे, राना शमीम साहब बाहर गए थे कॉन्फ्रेंस से वापस आए, उनकी तबीयत खराब थी, तो इंशाल्लाह 26 तारीख को जो है वो इंशाल्लाह पेश होके हक सच की बात जो है वो शो कर दी जाएगी। और दूसरी बात ये देखिए आम इंसान की आपने बात की कि वो इस टाइम महंगाई के पहिए के अंदर घूम रहा है, तो सर वो आपकी बिल्कुल ठीक है। हम इस टाइम मैं वही आपसे कहती हूँ ना कि हमेशा अपोजिशन ने ये हक अदा किया। खैर हमसे तो कभी इस चीज के मामले में कभी पूछा भी नहीं गया, ना हमें एज अपोजिशन जो है रोल प्ले करने की कोशिश की गई है, हमें तो दिया ही नहीं गया कि हम कोई अपना इनको कोई गाइडलाइन देते या समझाते। लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगी कि शमीम साहब ने इस टाइम बड़ा अच्छा स्टेप उठाया, बोल्ड स्टेप उठाया और उनके पास डेफिनेटली कोई ना कोई एविडेंस होगा जिससे वो साबित कर सके। मैं डॉक्टर साहब यही कह रहा हूँ कि आम आदमी को मालूम नहीं था, वो तो जस्टिस थे, उनको पता था कि जी मैंने मूवमेंट कैसे बनानी है और वो 3 साल खामोश रहे। 2018 गुजर गया, 19 गुजर गया, 20 गुजर गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक प्लेटफॉर्म है, वो वहां जा सकते थे, वो उस वक्त के वजीर आजम को दे सकते थे, कोई प्लेटफॉर्म यूज कर सकते थे। सर इदारे जो थे ना, मैंने पहले भी अर्ज किया, इदारे जो थे उस टाइम काफी ज्यादा मैं कहती हूँ मजबूर थे या ग्रिप में थे। अभी अपोजिशन हमेशा ये कहती है इदारों को और हुकूमत को अलग अलग नहीं, अभी तो डॉक्टर साहब वो इदारों के पास तो अब भी नहीं गए, वो
इदारों के पास तो वो अब भी नहीं गए, वो तो लंदन में गए हैं, वहां उन्होंने एफिडेविट बनाया है और इंसार अब्बासी को दे दिया है। कोर्ट में तो अब भी नहीं गए वो। नहीं, अदलिया ने तो सोमोटो लिया है ना, अदलिया ने तो सोमोटो लिया है। बिल्कुल, कोई ना कोई मजबूरी ऐसी जरूर रही होगी उनकी कि जिसकी वजह से वो अब तक ना बोल सके। और लेकिन ये है कि हक सच की तो जीत होती है और वो इंशाल्लाह होगी। और आप नहीं, वो हक सच डॉक्टर साहब टाइम पे हक सच होता है। जो 18 वाली बात थी वो 18 में नहीं बोला, 19 में नहीं बोला, 20 में नहीं बोला, 21 में वो हक सच के लिए वो उठ खड़े हुए हैं कि जी मुझे अब हक सच याद आ रहा है। सर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी वजह रही होगी जिसकी वजह से वो नहीं बोल सके, या कोई मजबूरी, उनको ऐसा मजबूर किया गया होगा। जैसे कि आपको पता है एक और जज के साथ भी ऐसा किया गया था जिनको डरा धमका के रखा गया था, जी आपकी वीडियो लीक कर दी जाएंगी, ये कर दिया जाएगा बोलकर। तो डेफिनेटली इनका भी कोई ऐसी ना कोई वो होगा जिसकी वजह से इनको डरा धमका के नहीं रखा गया होगा। डॉक्टर साहब, उस केस में डॉक्टर अरशद मलिक वाले जो केस की आप जिक्र कर रही हैं, उसमें तो इत्जाज आसन ने क्लियर कट कहा हुआ है कि जी अगर ये वीडियोस हैं जो मरियम बीबी दिखा रही हैं मीडिया में, ये वाली वीडियोस लेके कोर्ट में चले जाएं तो सेम डे नवाज शरीफ बरी हो जाएगा। तो कोर्ट में आप लोग जाते नहीं हैं, आप मीडिया में और लंदन में वहां पे एफिडेविट बना के बयान हल्फी आप मीडिया में और मार्केट में बांटते फिर रहे हैं, कोर्ट में नहीं जाते आप। हर तरह का ट्रायल दिया बगैर वजह के, बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी एलिगेशन के। हमने जेल के ट्रायल भी दिए, जेल में भी रहे। तो अब इससे ज्यादा अब और क्या करें? ये सब कुछ हमने किसके लिए किया? हमारे लीडर्स ने किसके लिए किया? अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए किया। और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि वो सुरखरू भी हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो रहे हैं वन बाय वन। आप देखें, हर केस को देखें आप अगर, तो किसी भी केस का एक भी चीज साबित अभी तक नहीं हुई, ना मरियम बीबी पे, ना नवाज शरीफ साहब पे, ना शहबाज शरीफ साहब पे, ना हमजा साहब पे, किसी पे भी एक वो तो भी जवाब भी तो नहीं दिया गया ना जी, जवाब भी तो नहीं दिया गया। नहीं, एवन फील्ड आपके जो फ्लैट्स हैं लंदन वाले, तो सिंपल सा क्वेश्चन भी यही है कि जी वो प्रॉपर्टीज कैसे बनाई गई जी, उसका जवाब तो कोई नहीं दे रहा। वो कभी कतरी खाता आ जाता था, कभी कोई आ जाता था, कभी नहीं देखे ना, वो तो आप ये देखें कि वो जो वहाँ पे जो लंदन के फ्लैट्स है ना, उनका तो उन्होंने अपने ट्रांजैक्शन शो किए और दिए कि वो तो उनके बेटों के हैं और वो बेटे कारोबार कर रहे हैं वहाँ पे। नहीं, बेटों के पास कहाँ से आई? शो गई है। बेटों के पास पैसा कहाँ से आया? वो जद्दी पुश्ती करोड़पति लोग हैं। नहीं, वो बता देना। देखें डॉक्टर साहब, वो बता देना कि जी मैंने लंदन में फ्लैट लिया है 1 अरब रुपए का या 1 अरब पाउंड का लिया है, या जितने भी मिलियन पाउंड का लिया है मैंने। तो वो मुझसे पूछते हैं कि जी आपने कहाँ से लिया? मैं कहता हूँ जी मेरे वाले साहब ने मुझे इनहेरिट किया है जी, या मेरे दादा ने दिया है जी, मेरी बीवी की तरफ से आया है। वो बता दे बेटे उनके। वो बेटे कहते हैं कि जी हम ब्रिटिश नेशनल हैं, हम पाकिस्तान को जवाब दे नहीं है। सारी ट्रांजेक्शन छोड़िए, कम से कम जो है सिलाई मशीनें चला के नहीं हमने कारोबार बनाए हुए, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सेटल्ड कारोबार है और वो एक अच्छे उस तरीके पे कारोबार चल रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि बगैर किसी सोर्स ऑफ इनकम के सिलाई मशीनों से जो है ना वो अरबपति करपति नहीं हो रहा। पंडारा बॉक्स आपके सामने, पंडारा पेपर्स जो आपके सामने आ गए हैं, वो भी आप देखें कि वो कहां से आए। पेंडोरा पेपर में भी वो आपके इसाक डार साहब के बेटे का नाम निकला हुआ है। सर उनको छोड़े, जिनका मेन निकला है पहले उनको तो देख ले, जो इस टाइम हुकूमत में भी है, जो कि इस टाइम नहीं, वो इमरान खान की सिस्टर्स का नाम तो पेंडोरा पेपर में नहीं है। सर आपके सामने किस किस का नाम है, आप ये देखिए किस किस का नाम है। नहीं, आप जो सिलाई मशीन का जिक्र कर रही हैं, सिलाई मशीन का जिक्र कर रही हैं, तो वो इमरान खान की जो हमशीरान है ना, उनका बात कर रही है ना, उनका नाम तो पेंडोरा पेपर में नहीं है। मैं आपके जो इस टाइम मिनिस्टर्स हैं, नहीं, आप सिलाई मशीन कोट कर रही थी ना, सिलाई मशीन में तो वो भी मैं कोट की, वो भी मैंने कोट की है। और उसके साथ मैं आपको पेंडोरा पेपर्स के भी बात किया है, बताया आपको कि दोनों चीजें, मतलब जो इस टाइम मिनिस्टर्स हैं, इस टाइम मौजूदा मिनिस्टर्स हैं, उनको नहीं देखा जा रहा कि क्या उनकी कहाँ से कितनी जदादे बन गई और छोटी से वो एक घर से रहते थे और कहाँ वो आज पहुंच गए हैं। तो हमारे तो ये हसन नवाज, हुसैन नवाज, ये तो जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं और इनके तो दादा की काफी अच्छे कारोबार था और फिर उसके बाद इनके वालिद साहब का काम अच्छा चला। मतलब डेफिनेटली ये जद्दी पुश्ती लोग हैं, फिर अब खुद कारोबारी लोग हैं। ये तो नहीं है ना कि बनी गाला के महल में बैठ के और उनको यही नहीं पता हो, उनको जिसको ये बताया जाए जी सुबह उठ के वो पूछते हैं बेगम से कि ये क्या हो रहा है, तो कहती है जी आप वजीर आजम है, तो वो उनको पता चलता है वो वाला। ठीक है जी। मैं जरा मलिक गुलाम नबी खोकर साहब, आपने सुन लिया जी, ये सारे आपके मिनिस्टर जो हैं, ये पेंडोरा पेपर्स में जो आपके नाम आए हैं जी, आपके इत्तेहादियों के और
आपके जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं उनके नाम भी आए हैं, और महंगाई का इशू भी डिस्कस हुआ है। उन्होंने कहा जी हक सच है जी, हम तो सारे केसेस अपने एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं, कोई चीज़ साबित ही नहीं कर सकते आप लोग। सबसे पहले तो मैं चीनी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे शिरकत की दावत दी। सबसे पहले तो मैं इंतहाई अफसोस की बात है कि राणा शमीम साहब का जो बयान है अदालत पर हमला है। हमें मुअज़्ज़ज़ अदालत के बारे में मीडिया पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात, दोनों फरीकीन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हेलो जी जी, सुन रहा हूँ जी, आप कंटिन्यू करें। जो फैसला होगा वो आवाम के सामने है। दूसरी बात, ये बात तो मेरी बहन भी मान रही है कि आप वज़ारे आज़ाद हैं। हमारे मुखालिफ एतराफ़ कर रहे हैं। लंदन में बैठकर ये बयान करना शको शबात ज़ाहिर करती है कि ये बातें पाकिस्तान की बदनामी का बहस है। और महंगाई की बात, ये महंगाई कोरोना की वजह से पूरी दुनिया को लपेट में दिया। और आज हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत 3 साल हुए हैं हुकूमत में, तो आज ये भी आप देखें कि आज सेहत के हवाले से आप देखें कि कितनी लोगों को फायदा हुआ है। हर आज शनाख्ती कार्ड, सेहत कार्ड, और हर अमीर और गरीब एक ही डॉक्टर को इलाज करवा सकते हैं। तलीम के बारे, तलीम यकसा तलीम है। गरीब और अमीर का बेटा यकसा किताब पढ़ेगा। ये रियासत मदीना का इक़्तिदा है। ये तो मलिक साहब अलहदा चीजें हो गई ना जी। आप तो इधर महंगाई जो है ना जी, वो रोजी रोटी है, आपका आटा चीनी दाल घी है, और ये जो माफियाज हैं, ये माजरत के साथ आपकी हुकूमत अभी तक 3-4 साल में इस माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकी। ना वो मंडी वाला माफिया है, वो आप सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी चले जाएं या वो गल्ला मंडी चले जाएं, वहां पे जो आड़ती बैठे हुए हैं वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। वो जब चाहते हैं चीनी आटा जो है ना जी, ये गंदम स्टॉक कर लेते हैं, उसके बाद प्राइसेस चली जाती हैं। चीनी जैसे 100 से 150 तक चली गई तो सारे आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे खामोश बैठे रहे। अब जब वो 95 पे आई है तो सारे उठ के आ गए हैं कि देखिए जी हमने चीनी कम कर दी, चीनी कम कर दी। तो बढ़ने क्यों दी जी आपने चीनी जी? किस वजह से बढ़ गई जी चीनी? वो स्टॉक हो गई थी जिसकी वजह से शार्ट हो गई तो बढ़ गई। तरीन साहब, ये इन लोगों की महंगाई है। हमें जब हुकूमत मिली तो क्या हाल था मुल्क का? आप देखें, ये चीनी, ये मिलें किसकी हैं? ये मिलें किसने लगाई हुई हैं? ये जिम्मेदार को जितना नुकसान इस साबका हुकूमत ने दिया है वो थोड़े सामने कि किसे जिम्मेदार नूं अज तक खुशहाल किसान खुशहाल नहीं सी। किसान का की हाल सी? काश्तकार उन्हों की जो अनकार इन्ने मुश्किल च जिमीदार किसान रहा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ हर रुकावट इमरान खान के सामने लियांदी, हर रुकावट ਦੇ ਵਿੱਚ इमरान खान के सामने हेलो जी 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 देखें मलिक साहब, इमरान खान ने किया सी कि जी मैं सारिया रुकावट हटा देंगा, लेकिन वो 4 साल है जो कुछ नहीं कर। इमरान खान ने किया सी कि मैं रुकावट हटा देंगा सारिया। हेलो जी जी देखिए, इमरान खान ने जो इस मुल्क वास्ते जो काम कीते ने, वो देखो कोई एक काम बता दो किया हो इमरान खान ने, कोई एक काम बता दो जो आवाम के लिए। जी अरसलान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। देखो सेहत कार्ड है यार, सेहत कार्ड आप मुझे किसी एक हॉस्पिटल में ले जाएं जहाँ सेहत कार्ड से गरीब आदमी का इलाज हो रहा हो। अरसलान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। अरसलान साहब मेहरबानी करें। आपको बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ना तो जिस तरह गरीबों के इलाज हो रहे हैं,
पहले ये पहले अच्छे लतीफे सुना रहे हैं, अच्छे लतीफे सुना रहे हैं। अरसलान साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, मेहरबानी करके उनको बात कंप्लीट कर लेने दे, फिर आपकी तरफ मैं आऊँ जाऊँगा, आप अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लीजिएगा जी। ये ठीक है तरीन साहब, ठीक। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। देखें, सेहत कार्ड जो थोड़ा शनाख्ती कार्ड है, थोड़ा सेहत कार्ड है, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਹਰ ਫਰਦ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 70 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੇ, ਘੀ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਸਰ ਚੀਨੀ 150 ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ 150 ਰੁਪਏ ਤੇ, ਉਹ ਕਿੰਝ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀਆ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਫੀਆ। नहीं जी, पहले भी कंट्रोल है, कब पहले भी? ठीक है, मीडिया से वो चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। चलो ठीक है मलिक साहब, ठीक है। देखो सर, ठीक है, मैं जरा अरसलान साहब ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ काफ़ी वो इंतज़ार कर रहे हैं। जी अरसलान साहब, आप पाकिस्तान पीपल पार्टी से अभी ये जो कल जो राना शमीम साहब ने जो इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट ही कहेंगे इसको, ये जो उन्होंने एफिडेविट दिया, इस बारे में आपकी पार्टी और आपका क्या मौक़िफ़ है जी? जी सबसे पहले तरीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। जी। तो ये जो कल राना शमीम साहब वाला हुआ है, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। ये जब आप देख लें 2008 में नून लीग को लाने के लिए इफ्तिखार चौधरी को इस्तेमाल किया गया, इमरान खान को लाने के लिए साकिब निसार को इस्तेमाल किया गया। अब नवाज शरीफ साहब से लंदन में एक साहब मिलते हैं तो कहते हैं जी हमारी डील होगी, NRO हो गया। अब आपने काफी दिनों से सुना होगा खान साहब के मुंह से NRO वाली लिस्ट ही गायब हो गई है। अब NRO वो आजकल वो चल ही नहीं रही। तो ये सिर्फ अवाम की तवज्जो हटाई जा रही है। आप देखिएगा ये राना शमीम वाला या साकिब निसार वाला चक्कर रहेगा तो साथ ही पेट्रोल 11 रुपए महंगा हो जाएगा। तो मीडिया का ध्यान उधर होगा, इधर गरीब अवाम मर रहा होगा। मैंने तो कल हमारी मीटिंग थी सेंट्रल पंजाब की, मैंने उधर भी रिक्वेस्ट की है हमारा काम सिर्फ अवाम के लिए होना चाहिए। ये खान साहब को हम इधर ध्यान लगाएंगे तो इधर से ये पेट्रोल महंगा। अच्छा अरसलान साहब, पेट्रोल महंगा होता है, ये कैसे होता है पेट्रोल महंगा? नहीं मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे महंगा होता है। ये एक इमरान खान साहब हुआ करते थे जो धरने में बैठकर कहते थे जब 10 रुपए पेट्रोल महंगा होता है तो आपका वजीर आजम चोर, जब डॉलर ऊपर जाता है तो आपका वजीर आजम चोर। अरसलान साहब वो उस वक्त की बात कर रहे थे जब आप नहीं अरसलान साहब गलत बात करेंगे तो वो कम से कम जवाब तो सुन लेना। वो उस वक्त कहता था जब आप टैक्सेस लगा रहे थे, लीवी टैक्सेस थे, सारे टैक्सेस थे। अब आज की डेट में लीवी टैक्सेस 0 है। हुकूमत तो यही कर सकती है ना, जब पेट्रोल पे आप 30 रुपए टैक्स ले रहे हैं वो टैक्स खत्म कर दिया जाए तो ये अवाम को रिलीफ ही है ना। अगर उस पे भी आपको इतराज है तो ये आवाज का थोड़ा सा मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है जी हमारे साउंड का। बिजली 14 रुपए यूनिट मिल रही थी, उस वक्त सब चोर थे। अब कौन सी रियासत मदीना का नाम? अरसलान साहब एक चीज को पहले कंप्लीट कर लें। आपने पेट्रोल की खान साहब ने बात की थी, जब पेट्रोल महंगा होता है तो इसका मतलब यह है कि जी वजीर आजम चोर है। वो स्टेटमेंट किस बुनियाद पे थी? किस बुनियाद पे थी? बुनियाद को तो समझे ना यार। आप सियासी वर्कर हैं अरसलान साहब, आप एक आम आदमी नहीं हैं। आप लॉजिक पे बात करेंगे। जब गवर्नमेंट पेट्रोल बढ़ता था उस वक्त 40 रुपए टैक्स था, अब 40 रुपए टैक्स नहीं है। मेरी बात सुने ना, या तो आप कहेंगे कि जी आपकी हुकूमत में जी आयशा मैं आपकी तरफ आता हूँ, आयशा आता हूँ आपकी तरफ। सुने ना जी मेरी बात सुने तरीन साहब, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 2008 में, मुल्क में दहशतगर्दी थी, बहुत ज्यादा महंगाई थी, लेकिन जब आलमी मार्केटों में तेल की कीमत बढ़ी थी तो हमने अगर
पेट्रोल की कीमत आगे की थी तो साथ मजदूरी भी बढ़ाई थी, हमने क्या नाम है मुलाजमों की सरकारी तनख्वाह भी बढ़ाई थी। अगर खान साहब ये चाहते हैं कि मैं पेट्रोल महंगा करूंगा, मजदूरी उतनी रहने दूंगा, तो गरीब मरता रहेगा। आप शहजादे पेट्रोल महंगा करना एक अलग चीज है, पेट्रोल पे टैक्स लेना एक अलग चीज है। आप इस डिफरेंस को समझेंगे ना पहले। मेरी बात सुने ना प्रिंस साहब, फिर खान साहब माने मुझे हुकूमत करनी नहीं आती, ये खिलाड़ी है, ये निकम्मा है, इसने अवाम का जीना हराम कर दिया। अगर वो 40 रुपए टैक्स नहीं ले रहा अवाम से तो उसको हुकूमत करनी नहीं आती, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल हुकूमत करनी नहीं आती, ये सिलेक्टिव टोले को ये 40 रुपए पेट्रोल पे टैक्स ले तब ये हुकूमत ठीक करेगा। मेरी बात सुने ना जी, जब हमारी हुकूमत में पेट्रोल 1 रुपया महंगा होता था तो सुप्रीम कोर्ट से मोटो मशीन जाग जाती थी। अरसलान साहब, पेट्रोल महंगा होना अलग चीज है, पेट्रोल पे टैक्स लेना अलग चीज है। आप इस डिफरेंस को तो समझें। मेरी बात सुने ना, आप टैक्स की बात कर रहे हैं, इंडिया में ये कहते हैं पेट्रोल हमसे महंगा मिल रहा है। अगर उधर पेट्रोल महंगा मिल रहा है तो मजदूर की मजदूरी भी बढ़ाई गई है ना। न्यूजीलैंड में पेट्रोल महंगा मिल रहा है तो अवाम को सहूलतें भी दी गई हैं। खान साहब ने 3 सालों में अवाम का खून ही चूसा है और इसके अलावा कोई बात नहीं। अब ये राना शमीम वाला और साकिब अंसार वाला बना हुआ है। अब मेरी बात लू चले, 2-3 दिनों में खान साहब ने 11 रुपए 10 रुपए पेट्रोल ना बढ़ाया तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। लेकिन ये तरीन साहब, आप ये माने कि ये एक नाअहल सिलेक्टेड है जो हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। इंशाल्लाह ये जो राणा साहब वाला साकिब अंसार वाला है, ये इसके घर जाने के दिन शुरू हो चुके हैं। चलो ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। बलूचिस्तान में तब्दीली देखी, बलूचिस्तान से तब्दीली शुरू हुई है। इंशाल्लाह ताला ये जुमैमा के बाद भाग जाएगा, उसके छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है जी। मैं ये डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रही थी? जी सर, मैं ये कह रही थी कि देखें वो जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं ना कि आप वो टैक्स लगे हुए थे, टैक्स लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था, लेकिन अवाम को रिलीफ मिल रहा था। देखिए रोटी उसकी एक्सेस में थी, जो आम जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं वो उनकी एक्सेस में थी, बंदे खुशहाल थे। देखिए पहले हमारी जो थी, अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखें तो पहले हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या था और अब जो है वो 8.9 है, जो कि 9.2 होने के करीब है। देखें ये चीजें मैटर करती हैं। इस टाइम हमारा जो मुल्क है वो 18वां महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। क्या वजह है? जब हम टैक्स पे कर रहे थे हम लोग खुशहाल थे, अब हम टैक्स नहीं पे कर रहे। मैं आप ही की बात को कोट करती हूँ कि हम टैक्स नहीं पे कर रहे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग खुशहाल नहीं है। हमारी आम जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं वो हमारी पहुंच से दूर है। तो मैं यही कहूंगी, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की अरसलान भाई ने, कि देखें ये एक नाअहल इंसान जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, किसी के पास जिसने हमें अवाम को बेवकूफ बनाया कि 100 दिन के अंदर मैं सब कुछ ही करूं। क्या उसे पहले नहीं पता था कि इस टाइम मुल्क की कंडीशन क्या है? क्या वो 21 साल से क्या कर रहा था? वो ये देख नहीं रहा था कि इस टाइम अवाम जो है कितनी बदहाली का शिकार है। उस टाइम भी हमारी जो जीडीपी थी वो 5.8 थी और अब आप देखें हमारी जीडीपी कहाँ पहुंच गई है। तो ये चीजें मैटर करती हैं सर। अगर आप देखें, अगर आप टैक्सेस को साथ, मैं आपकी बात को भी बड़ा करूंगी कि टैक्सेस हम नहीं पे करें, लेकिन टैक्सेस ना पे करके हम नुकसान में हैं। आज हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई है, डॉलर इस टाइम 180 रुपए का आ गया है। तो पेट्रोल वाली बात अगर मैं करूं तो इस टाइम हम 180 रुपए लीटर पेट्रोल परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा डॉलर 100 रुपीज का हो जाएगा तो हम 100 रुपीज के हिसाब से वो पेट्रोल परचेज करेंगे। लेकिन इस टाइम अगर हम टैक्स नहीं पे कर रहे मगर उसके बावजूद हम खुशहाल नहीं है, तो क्या वो खुशहाल पाकिस्तान हमें बेहतर नहीं था जहां हम टैक्स पे करके हम अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजार रहे थे? मेरा यही ख्याल है कि देखिए हर चीज की एक प्लानिंग होती है, एक मैनेजमेंट होती है। इस बंदे के पास ना मैनेजमेंट है ना ही पॉलिसीज है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि इसको चाहिए कि इज्जत के साथ अपने घर चला जाए। बनी गाला में बैठ के वो काम कर रहा है, ये वो काम करता रहे, लेकिन हमें प्लीज, हम ये इस काबिल नहीं है, हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि हम मजीद इश्यूज को फेस कर सकें। इस टाइम गरीब बदतर से बदतर होता जा रहा है, खुदकुशियां लोग कर रहे हैं। आप ये देखिए, कल मैंने देखा एक खातून से लाइव वीडियो में बात करते करते खुदकुशी कर ली। तो देखिए ये हाल हो गया है लोगों का, यहाँ बच्चों को मार रहे हैं। प्रियंका, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बार बार रियासत मदीना का नाम यूज करते हैं। रियासत मदीना में तो अगर कोई एक कुत्ता भी भूखा मर जाता था उसका जवाब देना पड़ता था। इधर लोग महंगाई से मर रहे हैं, तो रियासत मदीना का नाम शुरू कर रहा है। आप मीडिया में होते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है तमाम मीडिया वालों भाइयों से, ये जो मदीने का नाम लेकर मदीने को तौबा इस्तग़फ़ार इस तरह कर रहा है। मदीने में इस तरह हुकूमत नहीं होती थी। मदीने में
कोई चीज भी होती उसकी सजा होती थी। इस निकम्मे ने जितना गरीब को मार दिया है, इंशाल्लाह इसके अब दिन गिने जा चुके हैं, अब ये जाएगा। इंशाल्लाह गरीब को खुशहाली मिलेगी। जिस तरह मेरी बहन आयशा ने बात की कि उस वक्त जब चोर डाकुओं की हुकूमत थी बकौल इमरान खान के, उस वक्त अवाम खुशहाल थी। अभी 3 साल हो गए हैं आया है, ये कहता है चीनी सस्ती कर दूंगा, महंगाई सस्ती कर दूंगा। जब इससे पूछा जाता है पेट्रोल क्यों महंगा किया, वो कहता है जरदारी ने किया। जब पूछा जाता है डॉलर कैसे महंगा हुआ, वो कहता है नवाज शरीफ ने किया। और मेरे भाई जब एक सिलेक्टिव टोले को बैठा दिया जाए जिसका काम ही क्रिकेट खेलना हो, वो हुकूमत कैसे कर सकता है? चलें, अगर ठीक है। नवाज शरीफ ने ठीक है अरसलान साहब, यहाँ पे एक टाइम हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ये ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन स्टे ट्यून्ड विद सिटी न्यूज़। मास्टर पीपीआरसी पाइप्स एंड फिटिंग्स की भरपूर कामयाबी के बाद अब मास्टर मुतारिफ करवाते हैं यूपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स, सीवरेज के तमाम मसाइल का वाहिद इंतखाब। बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार और टेस्ट शुदा हैं। क्वालिटी में सबसे बेहतरीन यूपीवीसी सीवरेज पाइप, और सिर्फ मास्टर ने ही मुतारिफ कराया। डबल वॉल नॉइस फ्री सीवरेज पाइप, 50 साल गारंटी। पाकिस्तान में सीवरेज के तमाम मसाइल का बाएतमाद हल, सबसे बड़ी और मयारी रेंज में दस्तयाब। मास्टर पीपीआरसी एंड यूपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। सर्विस टायर्स जर्मन टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स पर तैयार किए जाते हैं, जो किसी भी दूसरे टायर के मुकाबले चलें 40% ज्यादा। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। बोले दिल की बोलियां, जायके की जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी अरसलान मुख्तार साहब, आप कंटिन्यू कर रहे थे जी अपनी। जी प्रिंस साहब, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि मीडिया से तवक्कुल है कि ये जो रियासत मदीना का नाम लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा के लिए मदीना पे हमारी आल नस्ल औलाद सब कुर्बान है, लेकिन खुदा के लिए मदीना का नाम लेकर, रियासत मदीना का नाम लेकर इतनी तबाही ये मुल्क में ना करे। ये एक नया अच्छा, आप सिंध की जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, ये मेरे ख्याल में 13-14 साल हो गए हैं जी मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं। जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं अवाम के वोटों से कर रहे हैं, तो वो अवाम के वोटों से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। जी ये आपको भी पता है नहीं कर रही। मुझे लगता है आप चाह रहे हैं कि बताने से, अभी भी आपको नजर नहीं आ रहा कि ये किधर से आए हैं, किधर से होकर गए हैं। नहीं, वो तो मुझे 2008 में भी पता है कि जी किधर से आए थे, 2013 में भी पता था किधर से आए हैं। तो ये बात ना करें किधर से आए हैं। नहीं, अगर आपको 2013 और 8 का पता है तो अभी भी पता होगा ये कैसे आए हैं। जैसे 2008 वाली हुकूमत आई थी, जैसे 2013 वाली आई थी, ये भी वैसे आए हैं। 2008 में क्या नाम है, इस तरह आए थे हम। 2008 में अवाम ने हमें अक्सरियत देकर कामयाब करवाया था, फिर भी नवाज शरीफ साहब पंजाब हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन हमने तो वफाक में सबसे सीट एडजस्टमेंट करके हुकूमत बनाई थी, ये आपको याद होगा। वो काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट जितना भी किया ना, कम से कम आवाम को फैसिलिटेट तो किया है। इन लोगों ने तो फैसिलिटेट क्या कर रहा था। देखें मैं आप दोनों अरसलान साहब से और डॉक्टर साहब आपसे, आप दोनों बेशक पॉलिटिकली अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना सेफ रख सकती हैं, अपना अपना आपके पास राइट है अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन खुदारा आप कम से कम जब स्टेट की बात आती है उस वक्त किसी हद तक आप जाके स्टेट के लिए बात किया करें। देखें, आपकी महंगाई जो मुल्क में जो मेजर इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आज की आवाम जो है ना जी वो अजाब में है, वो आपका इंपोर्ट सिस्टम है। आपका इंपोर्ट सिस्टम है, आप फूड इंपोर्ट करते हैं। आप दोनों की हुकूमतों ने पिछले 10-15 साल में फूड में क्या काम किया? आपका ऑयल बाहर से आता है, आपकी दालें बाहर से आती हैं, आपका आटा बाहर से आता है, आपकी चीनी बाहर से आती है।
आप लोगों की हुकूमतों ने ये अगर इंपोर्ट सिस्टम को ठीक कर लिया होता, और वो कब ठीक होता, जब आप दालें और ये जो घी है इस पे कुछ काम किया हुआ होता। इससे हटके और आपके लिए क्या मसाइल हो सकते हैं जी आम आदमी के लिए? अभी आम आदमी सिर्फ यही कह रहा है कि जी आटा चीनी दाल, आटा चीनी दाल। करीम साहब, आपकी जी। बात बिल्कुल ठीक है। अगर हमने चले बकौल आपके हमने 10 सालों में कुछ नहीं किया, तो ये तो 90 दिन में तब्दीली लाने वाला जो अफलातून लाकर बैठा दिया गया, इसने 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी। अरसलान साहब, फिर इलॉजिकली बात हो रही है कि जी 10 सालों में आपने कुछ नहीं किया। मुसलसल 10 साल आप हुकूमत में हैं सर जी। आप अपनी सिंध हुकूमत में महंगाई को देख लें। आप अपनी महंगाई वहां पे माफिया को, जो आप सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है, गल्ला मंडी है, वो जो माफिया की जो करप्शन है आप उसको कंट्रोल कर लें। उसको तो फेडरल का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बात सुने, आप सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं। मैंने अगले दिन भी आपसे प्रोग्राम में कहा था कि आप मेरे साथ सिंध चले। सिंध में ये नहीं कि हमने शहद के नारे बांध दी है। सिंध में आप चाहे सर 15 साल के बाद अरसलान साहब शहद की नहरें ही बहनी चाहिए थी। 15 साल हुकूमत करने के बाद एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सिंध में बनाया गया, जहाँ जिगर ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, गुर्दों का इलाज फ्री हो रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप इस इमरान खान को इसी तरह इसकी एक अस्पताल के लिए अगर आप नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। अगर हमने 10 सालों में कुछ नहीं किया तो जरदारी साहब अभी भी तरीके भुगत रहे हैं। वो बाहर तो नहीं भागे मुल्क में। सर जी वो फलूदे वाले और वो सारे पापियों वाले के जो पैसे हैं ना जी, ये ओमनी ग्रुप किसका बना हुआ है? ओमनी ग्रुप किसके बने हुए हैं? आज तक जरदारी साहब को जितना बदनाम किया गया, उस बंदे की जुबान काट दी गई। लेकिन आप ये बताएं, आज तक किसी अदालत ने उन्हें मुजरिम साबित किया है? वो तो बाइज्जत बरी हुए हैं। वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे जब देखें ना कि जी वो मफामती सियासत में आएंगे तो वो ऐसे ही होगा। काफ लीग पे बीबी की आपकी ईमेल पे क्या लिखा हुआ है कि जी कौन उसके मर्डर में शामिल होंगे? उन्हीं के साथ आप लोग बैठ के सियासत कर रहे हैं। वो मर्डर में शामिल होगा वो एक मुशर्रफ, वो जो अभी मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप फिर कहेंगे बात कहीं से कहीं ले गए। वो सबको पता है किधर से हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ। वो मैं जुबान खुलेगी तो आप प्रोग्राम में मुझे नहीं बुलाया करेंगे। लिहाजा इन बातों की तरफ आप जब जाएंगे तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, जिसमें हमारे बहुत से इदारे भी शामिल है काम करवाने में। चलें मैं इस पे करता हूँ। अच्छा जी आयशा आप ये बताएं कि अभी आप ये पीटीएम की मूवमेंट आपकी कब से प्लान हो रही है जी? इसका क्या कुछ शेड्यूल वगैरह अभी बना लिया आपने पीटीएम का? जी सर, दिसंबर में इंशाल्लाह, दिसंबर में जो है वो अब हमें प्लान आउट दे दिया जाएगा, तो उस पर हम अमल करेंगे। मैं एक चीज जो आपने मेरे से सवाल पूछा था उस टाइम, ये भाई बोल रहे थे तो मैंने अच्छा मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बीच में इंटरप्ट करती। आपने कहा कि आपने घी चीनी दाल पे जो है उसको नहीं फोकस किया। तो सर उस टाइम जो थे ना वो बड़े बड़े इश्यूज थे, जिसमें सबसे मेन था दहशतगर्दी, जिसे आप दरबे अदब भी नहीं आयशा ये नहीं करें। मेट्रो इशू नहीं था, मुल्तान में मेट्रो बना गया है, ऑरेंज ट्रेंज बना दी गई है, ये इश्यूज नहीं थे। आपका मुल्तान में कार्डियोलॉजी बना है, आपके वार्डन 11 22 बनी है। ये प्रोजेक्ट्स हैं जो दुनिया में चलते हैं, फ्लाई कामों के ये प्रोजेक्ट। बिजली पैदा की गई। फिर आप ये देखें कि कराची में पहली बार मियां साहब की दौर में जो है लोग कराची वालों ने खुशी से जो है ईद मनाई, ईद की शॉपिंग की गई। वो देखे ना, वो दहशतगर्दी को खत्म करना भी हमारे एक उसमें था ना, सबसे मेन चीज थी। फिर उसमें आप ये देखें कि बिजली का जो बुरहान था, आप देखिए जिस टाइम हमें हुकूमत मिली थी, बिजली लोड शेडिंग जो थी 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, ठीक है, उसको नहीं वो जो आपको 18 घंटे मिली थी तो वो आप उसका 18 घंटे की डॉक्टर साहब लोड शेडिंग का क्रेडिट आप पीपल पार्टी की हुकूमत को देंगी या उससे पहले वाली हुकूमत को देंगी? नहीं सर, वो तो हमारा क्रेडिट है, हम अपने आप को देंगे। नहीं, वो जो खत आपको आप कह रहे हैं 18 घंटे की लोड शेडिंग तोहफे में मिली थी, वो किसके कारनामे थे? 18 घंटे की लोड शेडिंग आपको ट्रांसफर कर काम था। मैंने आपको सिर्फ उस बात का जवाब दे रही हूँ कि जो कि हमें आप कह रहे हैं कि आपने आटा तेल की तरफ फोकस नहीं किया, तो मैं उसकी तरफ बात बता रही हूँ कि हमारा फोकस। अरसलान साहब बात कंप्लीट कर लेने जी। वो मसला ये है जो स्पोक पर्सन है इस टाइम पार्टी के, वो तो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं और सारी बात खामोशी बैठेंगे, वो सवाल कदम करते हैं, जवाब करा देते हैं। उनके पास
पास कोई जवाब है ही नहीं, क्योंकि वो बोलने काबिल नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर आप किसी को जवाब देने के काबिल ना हो और आपने कोई प्रोजेक्ट ना किया हो, या आपने मेगा प्रोजेक्ट ना लगाए हो, या आपने कोई काम ना किया हो, या आपके पास कोई मैनेजमेंट ना हो, तो डेफिनेटली आपको खामोशी रहना चाहिए। तो आप देखें 3 साल में आपने सिर्फ आवाम को घुमाने के सिवा और कुछ भी नहीं किया। आप मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बताए, आप ऐसा प्रोग्राम की बात करें। अरसलान साहब मेहरबानी करें ना, बात कंप्लीट कर लेने दें यार, तरीन साहब, एक मिनट, जी सर, मेरी बात सुने। लेट मी कंप्लीट, उनको कंप्लीट कर लेने देना बात। आपने नहीं, आपने कहा कि जो है ना, क्या कहते हैं, हमने बात कर रहे हैं, सेहत प्रोग्राम किया, सेहत प्रोग्राम किया आपने। सेहत प्रोग्राम नहीं था, सेहत प्रोग्राम जो है वो मियां साहब ने स्टार्ट किया था। आप लोग अगर नाम चेंज कर देंगे या उनके टाइटल चेंज कर देंगे तो उससे जो है ये आपके क्रेडिट पे नहीं चली जाएगी। आवाम इतनी बेवकूफ नहीं रहेगी। अब सब कुछ लोगों के फिंगर टिप्स पे है, सबके पास स्मार्टफोन है, सबको पता है सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप तख्तियां चेंज कर देंगे तो इससे आपका क्रेडिट नहीं बन जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट जो है जी, क्विकली 1 मिनट है जी। गुलाम नबी साहब, काफ़ी देर आपने इन दोनों की हजरात की बातें सुन ली और वो कहते हैं जी आपके पास कुछ करने के लिए है कि नहीं। अरसलान साहब मैं उसका पॉइंट ले लूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ जी। मैं पहले अब आप मचाएंगे। अरसलान साहब मैं जरा उनसे कमेंट ले लूँ जी, फिर आप कहते हैं कि वो बोल नहीं रहे जी, आप उनको बोलने देना जी। आप तरीन साहब, चोर मचाए शोर, इन्हों के लीडर किधर ने? आज नवाज शरीफ दे जो फैमिली आज भी वो बात आप नवाज लीडरों की कर रहे हैं। जरदारी साहब आज भी पेशियां भुगत रहे हैं। बात है ना, चोर मचाए शोर की बात कर रहे हो। आप मुझे ये बताइए, इमरान खान के बेटे किधर हैं? अरसलान साहब आप अब इमरान खान के बेटे बताइए किधर हैं? अरसलान साहब मेहरबानी करें। बना के बिना अमेरिका च बैठे ने, ये नहीं ये बताए ना, इमरान खान के बेटे किधर है? वो तो आज तक पाकिस्तान में नहीं है। अरसलान साहब मेहरबानी करें, बात कंप्लीट, उनकी बात सुन तो लें। अगर तरीन साहब ये हमारे लीडरों पे डायरेक्ट बातें करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। बहुत हो गया, 3 साल बर्दाश्त कर लिया, अब इनको नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है जी। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, गुलाम नबी खोकर साहब जी, अरसलान मुख्तार साहब सर जी और आशिया अब्दुल्ला साहबा, आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन ये था आपका प्रोग्राम। मौसम तरीन को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान जी।